मैरिलिन मुनरो सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दौर है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में ग्लैमर, शोहरत और एक दर्द भरी खूबसूरती की तस्वीर उभर आती है। लेकिन उस आइकॉनिक मुस्कान के पीछे कौन था? कौन थी वो महिला जिसकी कहानी आज भी एक अनसुलझी पहेली है? तो चलिए आज उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे कहानी के बिल्कुल अंत से। बस यही वो लाइन थी, एक ठंडा सपाट सा सच जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और इसी एक लाइन से हॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य ने जन्म लिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए उस रात की घटनाओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर दुनिया की सबसे मशहूर औरत की मौत एक बंद कमरे में कैसे हो गई। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इसमें जो एक बात है जो किसी को भी खटकेगी, वो है ये लंबा गैप। हाउसकीपर का कहना है कि उन्होंने बॉडी सुबह 3 बजे देख ली थी, लेकिन पुलिस को कॉल किया गया सुबह 4:25 पर, लगभग 1.5 घंटे बाद। सवाल यह है कि उस 1-1.5 घंटे में ऐसा क्या हो रहा था जो पुलिस को बुलाने से ज्यादा जरूरी था? और शक की सुई यहीं से घूमना शुरू होती है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि एलएपीडी की ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा है। मौके पर मौजूद जो सबसे अहम गवाह थीं, उनकी हाउसकीपर, वो सवालों के जवाब गोलमोल दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हों। और जब टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, उनके सिस्टम में नींद की 2 बहुत ही पावरफुल दवाइयों का एक डेडली कॉकटेल था। देखिए, अकेले अकेले शायद ये दवाएं जानलेवा ना होती, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिली तो इनका असर कई गुना बढ़ गया। नतीजा घातक। उनकी मौत जितनी बड़ी पहेली थी, सच कहूं तो उतनी ही बड़ी पहेली उनकी जिंदगी भी थी। और इस जिंदगी को समझने के लिए हमें उनकी 2 अलग-अलग पहचानों को समझना होगा। एक थी नॉर्मा जीन और दूसरी थी मैरिलिन। जरा इस फर्क को देखिए। ये सिर्फ 2 नाम नहीं, ये 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है नॉर्मा जीन, जिसका बचपन गरीबी, अनाथालयों और फॉस्टर होम्स में बीता। एक लड़की जिसे दोबारा अनाथालय जाने से बचने के लिए सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी। और दूसरी तरफ मैरिलिन मुनरो, ग्लोबल सुपरस्टार, हॉलीवुड की पहचान। ये बदलाव किसी जादू से कम नहीं लगता। ये किस्सा कमाल का है। ये बताता है कि मैरिलिन मुनरो असल में एक किरदार था जिसे नॉर्मा जीन ने बड़ी मेहनत से बनाया था। एक ऐसा स्विच था जिससे वो जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकती थी। मतलब वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो अपने इस पर्सोना की मास्टर क्रिएटर थी। और यहीं हमें उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ना होगा, उस टैग को हटाना होगा जो मैरिलिन के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया गया, डम ब्लॉन्ड, यानी एक खूबसूरत पर बेवकूफ लड़की, क्योंकि असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये सच है कि पर्दे पर उन्होंने अक्सर ऐसे ही किरदार निभाए और दुनिया ने भी उन्हें इन्हीं किरदारों से पहचाना। लेकिन पर्दे के पीछे की जो मैरिलिन थी, वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान थी। ये है असली मैरिलिन, एक बिजनेसवुमन जिसने हॉलीवुड स्टूडियोज को चुनौती देकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। एक इंटेलेक्चुअल जिसकी पर्सनल लाइब्रेरी में 400 से ज्यादा किताबें थीं। एक एक्टिविस्ट जिसने अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल जैज सिंगर एला फिट्जजेराल्ड के लिए रंग भेद के खिलाफ लड़ने में किया। ये इमेज उस डम ब्लॉन्ड वाली इमेज से कितनी अलग है ना? और वो अपनी कला को लेकर बहुत सीरियस थी। मेथड एक्टिंग कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब है अपने किरदार की रूह में उतर जाना, अपने ही दर्द और अनुभवों का इस्तेमाल करके उसे पर्दे पर जिंदा करना। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं था, ये अपनी कला के जरिए वो इज्जत पाने का एक तरीका था जो दुनिया उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए देने को तैयार नहीं थी। तो चलिए कहानी में वापस उस आखिरी दौर की तरफ लौटते हैं। उनकी मौत से पहले के जो कुछ महीने थे, वो सच में एक प्रेशर कुकर की तरह थे। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जिंदगियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक तरफ तलाक और मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट केनेडी के लिए वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस। फिर उन्हें स्टूडियो से निकाल दिया जाता है और कुछ ही हफ्तों में एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस भी रख लिया जाता है। कितने उतार चढ़ाव थे उनकी जिंदगी में। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए। अपनी मौत से ठीक पहले के 35 दिनों में 40 बार मनोचिकित्सक से मिलना, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये दिखाता है कि वो किस हद तक मानसिक तनाव और बेचैनी से गुजर रही थी। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है अमेरिका के सबसे ताकतवर परिवार की,
और फिर उतनी ही तेजी से एग्जिट। उनकी मौत से बस कुछ ही हफ्ते पहले प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई रॉबर्ट कैनेडी दोनों ने अचानक मैरिलिन से सारे रिश्ते, सारा संपर्क काट दिया। और यही वो कनेक्शन है जो आज तक सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज को हवा देता है। तो पुलिस की जांच के बाद आखिरी फैसला क्या सुनाया गया और क्यों आज 60 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उस फैसले पर इतने सवाल उठते हैं? ऑफिशियल वजह बताई गई प्रोबेबल सुइसाइड, यानी संभावित आत्महत्या। इस शब्द संभावित पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुलिस खुद भी पूरी तरह से श्योर नहीं थी, क्योंकि सबूतों में कुछ ऐसी चीजें थी जो आत्महत्या की थ्योरी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थीं। पहला सवाल, देरी। अगर ये एक सीधी साधी आत्महत्या थी तो पुलिस को बुलाने में 1.5 घंटे क्यों लगे? उस 1 घंटे से ज्यादा के वक्त में क्या सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही थी? क्या कुछ छिपाया जा रहा था? ये सवाल शायद सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, अगर कोई 40-50 कैप्सूल निकलता है तो ऑटोप्सी में उसके पेट के अंदर उन गोलियों के टुकड़े या उनका कवर मिलना ही चाहिए, पर मैरिलिन के पेट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो फिर दवा की वो जानलेवा डोज उनके शरीर में आखिर पहुंची कैसे? ये सवाल आत्महत्या की कहानी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और आखिर में सबूत। एलएपीडी ने मैरिलिन के उस दिन के सारे फोन रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए। उन रिकॉर्ड से पता चल सकता था कि उनकी आखिरी बार किससे और क्या बात हुई थी, पर वो रिकॉर्ड्स फिर कभी किसी को नहीं दिखाए गए, वो हमेशा के लिए गायब कर दिए गए। उनके घर के दरवाजे पर यह लैटिन में लिखा था, कर्सम परफिचियो, यानी मैं अपनी यात्रा समाप्त कर रही हूं। क्या यह बस एक सजावट की चीज थी या आने वाले वक्त का एक भयानक इशारा? मैरिलिन मुनरो की कहानी सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है। ये शोहरत, अकेलेपन और उन अनसुलझे सवालों की एक ऐसी दास्तां है जिसका सच शायद हमेशा के लिए वक्त की गहराइयों में दफन रहेगा।